नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। आज अलग अलग इलाक़ों से आने वाली कुछ ख़बरें, जिसमें SHO शबाना आज़मी जो बनी और तैनाती के बाद वालिद और दादा को एहतरामन जो सरकारी कुर्सी पर बिठाया, उसके बाद जो हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी के बागी बगावत करने वाले अरकान पार्लिमान राज्यसभा के, उनके घरों पर क्या क्या लिखा गया है, किसने क्या बयान दिया, मलऊन व मरदूद सलीम वास्तिक, उसके बारे में ख़बरें जो आ रही हैं, जो कातिल निकला है। तेलंगाना में बड़ी सियासत में धमाका हुआ है। बेंगलुरु की एक वीडियो जिसमें मुसलमान को दहशतगर्द बोलने की कोशिश हुई है, उसके बाद जो हंगामा हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ों पर तबसरे करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त हम बात करते हैं विमेंस पुलिस स्टेशन की SHO शबाना आज़मी की। बिहार के ज़िला पूर्णिया में एक मामूली सा अमल खातून पुलिस अफसर के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर गया है। नई तैनाती के मौके पर अपने वालिद और दादा को एहतरामन सरकारी कुर्सी पर बिठाया, मगर यही लम्हा अब तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। विमेंस पुलिस स्टेशन की SHO शबाना आज़मी को सुपरिटेंडेंट पुलिस सिटी सहरोत ने मुअत्तल किया। इल्ज़ाम है कि वो मुसलसल अपनी वर्दी में वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी, जो पुलिस हेडक्वार्टर की जारी करदा हिदायत की खिलाफ वर्जी है। SP ने वाज़ेह किया कि आइंदा इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी पुलिस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला 27 जुलाई 2025 से शुरू हुआ, जब शबाना आज़मी की नई तैनाती के मौके पर उनके घर वाले पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने एहतरामन अपने वालिद और दादा को कुर्सी पर बिठाया। इस लम्हे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद कुछ हलकों बिलखुसूस हिंदुत्व तंजीमें हो सकती हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक मुस्लिम खातून इस तरह के बड़ी पोजीशन में आ जाए तो उस वक्त हिंदुत्व के दरिंदों को ये बात कहाँ से पसंद आएगी। उनको तो सिर्फ बहाना चाहिए, और उन्होंने बहाना बनाया, जबकि इस तरह के कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि एहतरामन वालिद की क़ुरबानी होती है, उनकी पढ़ाई के पीछे, उनको परवान चढ़ाने के पीछे वो लोग ख्वाब देख रहे होते हैं कि वो एक बड़ी पोजीशन में जाएं। तो उस मौके पर जज्बाती बन कर के कुछ लोग जो है उनका एहतराम करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन हिंदुत्व दरिंदे इसके पीछे पड़ रहते हैं। तो क्या कुछ होता है, आप इसको अंदाज़ा लगाएं। सियासी शख्सियात, मजहबी पेशवा पुलिस स्टेशन की कुर्सियों पर बैठे नज़र आ रहे हैं। कई ऐसी तस्वीर पहले से भी शेयर की गई हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती है, मुसलमान की बात आती है, तो उस वक्त जिस तरह की जो है ये लोग उसूल पर बात करने शुरू कर देते हैं, यूनिफॉर्म पर जिस तरह बात करना शुरू कर देते हैं, उससे उनके जहनों में मौजूद जो है असबियत छलकती है। कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद मुसलमानों के साथ होने वाली और आला ओहदों पर फाइज मुस्लिम लड़के और लड़की अफसरान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को लेकर के तबसरे शुरू हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दरिंदे को जानते हैं आप। ये मलऊन और मरदूद लानती शख्स सलीम वास्तिक है। इसके ऊपर अभी हमला भी हुआ था। बदनाम यूट्यूबर है। अब अगवा व कत्ल केस में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में रहने वाला ये लानती शख्स मरदूद सलीम वास्तिक मुसलसल इस्लाम मुखालिफ बयानात और दीगर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करता रहा है, जिससे तंग आकर 2 मुस्लिम नौजवानों ने इस पर हमला कर दिया था और उस वक्त ये मरदूद ज़ख्मी हुआ था। बाद में जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम दुश्मन होता है
वो हिंदुत्व दरिंदों का करीबी होता है, और जो हिंदुत्व का करीबी होता है उस तरह के मामले, और यूपी में जब ये मामले पेश आते हैं तो पुलिस किस तरह उनके पीछे पड़ जाती है। तो इस पर हमला करने वालों के बाद जो वीडियो वायरल हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, वो जानते हैं आप लोग। इसके बाद दोनों नौजवान जिन्होंने इस पर हमला किया, पुलिस ने इनकाउंटर करके उनका कत्ल कर दिया था, या उनकी मौत वाक़ हो गई। अब हैरानकुन मामला ये आया है कि ये सलीम वास्तिक दरअसल 3 दहाई पहले अगवा और कत्ल केस का मफरूर मुजरिम है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 20 जनवरी 1995 को शिमाली मशरक़ी दिल्ली में एक ताजिर के 13 साला बेटे संदीप बंसल को अगवा करके इसने कत्ल कर दिया था, और इसने 30,000 रुपये तावान का मुतालबा किया था। ना अदा करने की सूरत में बच्चे को मार दिया था इस दरिंदे ने। तहकीक के बाद दौरान मुर्तद सलीम, जो उस वक्त बच्चे स्कूल के मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर था, मार्शल आर्ट, पुलिस के शक के दायरे में आया, और 1995 में गिरफ्तारी के बाद उसके इंकिशाफ पर बच्ची की लाश बरामद हुई। अदालत ने 1997 में इस दरिंदे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। फिर उसके बाद साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत मिलने के बाद ये जालिम फ़रार हो गया था, और तब से मुसलसल मुख्तलिफ रियासतों में अपनी शनाख्त छुपा छुपा करके भाग रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी असली शनाख्त छुपाने के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि ख़ुद को मुर्दा जाहिर करने में भी ये शख्स कामयाब रहा था। सलीम वास्तिक के नाम से गाज़ियाबाद के इलाके लोनी में मुकीम हुआ, जिसे इसने इस्लाम मुखालिफ वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता था। अब जो इस जालिम को पुलिस ने जो है गिरफ़्तार कर लिया है उसी पुराने कत्ल केस में, तो ये किस तरह से जो है ख़ुद को बचाने के लिए जो है अपने ही मज़हब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और एक मखसूस तबके में हीरो बनने की कोशिश करते हैं जालिम दरिंदे। आप इसका अंदाज़ा इस खबर से लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना सियासत में धमाका हुआ है। कविता ने नई पार्टी बना ली है और अपनी पार्टी TRS का ऐलान कर दिया है। KCR पर शदीद तनकीद की है। मुफ्त तालीम समेत बड़े बड़े वादे भी की गई है इस पार्टी की जानिब से। ध्यान नाज़रीन गिरामी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और BRS के सरबराह KCR की बेटी कलवा कुंतला कविता ने अपनी नई सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्र सेना TRS के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया। ये पेशरफ्त न सिर्फ रियासती सियासत में नई सबबंदी की अलामत है, बल्कि ख़ानदानी और सियासी इख्तिलाफ़ात के खुलकर सामने आने का भी सबूत है। कविता ने हैदराबाद के करीब मुनक़िदा एक बड़े जलसे में अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए जज्बाती खिताब किया। उन्होंने इतराफ़ किया कि वो माजी में हुकूमत का हिस्सा रहीं और बाज़ मामलात पर उन्हें शर्मिंदगी भी है, जिस पर उन्होंने आवाम से माफ़ी भी मांगी। अपनी तकरीर में कविता ने अपने वालिद और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर गैर मामूली तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा क़ियादत अवामी मसाइल से दूर हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS ने तेलंगाना की असल रूह खो दी है। करप्शन, खुसूसन कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे मामलात पर सवाल उठाने की वजह से उन्हें पार्टी से अलग किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपनी अलग पार्टी बनाई। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हुई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से इस वक्त मुसलमानों को खुलेआम कुछ लोग जिनकी जहनों में हिंदुत्व फिस्ताइयत पनप रही है, वो अब दहशतगर्द बोलने से कतराते नहीं हैं, उनको झिझक भी महसूस नहीं होती है। जाहिर सी बात है, टीवी में, सोशल मीडिया में नफ़रत का जो माहौल बनाया गया, जिस तरह की इमेज पेश की गई, पेश की जा रही है, उसके असरात नज़र आ रहे हैं। साउथ में बेंगलुरु का वो इलाका माना जाता है जहाँ पर तमाम धर्म के लोग, यहाँ पर कौन किस, यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, इसमें रहने वाले लोग कौन किस धर्म का कहाँ रह रहा है कुछ पता नहीं चलता। यहाँ की ज़िंदगी बड़ी मशगूल तरीन और बिज़ी लाइफ मानी जाती है, और यहाँ इस तरह के चीज़ों के लिए लोगों के पास वक्त भी नहीं है कि हिंदू मुसलमान जैसे खेल में मशगूल हो जाए। लेकिन ऐसे शहरों में भी जब इस तरह की जहनीत रखने वाले लोग पौश इलाके में रहते हुए जब मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली नफ़रत और मीडिया में दिखाए जाने वाली मुस्लिम मुखालिफ ख़बरें वो किस तरह से लोगों के जहनों में काम कर रही हैं।
जिस वीडियो को आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के इलाके अबिगेरी में एक अबिगेरी का है, जहां एक साबिक फौजी अफसर की बीवी ने जो एक मुसलमान शख्स को पाकिस्तानी और दहशतगर्द करार देकर उसको गाली देने की कोशिश की थी। मुबैना तौर पर एक मकामी मुसलमान शख्स के खिलाफ तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ हमले जब इस्तेमाल हुए, जबकि वो ख़ुद जो है दीगर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि मकामी मुसलमानों का गुस्सा फूटा और उन्होंने चंद अफराद के साथ वहाँ आए और सोशल मीडिया में साबिक़ फ़ौजी अफसर को और अफसर दोनों को उस बात पर, जिस बात का उन्होंने इजहार किया था, जो गाली दी थी और दहशतगर्द कहा था, उस पर माफ़ी मांगने पर उनको मजबूर किया। वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जो सख्त लहजे में कहता है किसी के बाप का मुल्क नहीं बल्कि सबका है, और सवाल उठाता है कि किसी को उसके मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्द कैसे कहा जा सकता है। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। इस दरमियान में वहाँ मौजूद एक अफसर ये भी कहता हुआ नज़र आ रहा है कि वो फ़ौज से वाबस्ता था, तो वो शख्स उसको भी समझाने की कोशिश कर रहा है जब फ़ौज में आप रह रहे हैं तो आपको मज़ीद जो है सेकुलर माइंडेड होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखें जो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ फैल रही है। तुम्हारा बाप का मुल्क है, बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, कैसे बोल सकती है? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हो? नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकती है? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म, जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो उससे। क्या क्या चीज की माफी हुई बोलो? सब माफी। क्या किसके लिए माफी? माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी। बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो सबके लिए। और इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं, आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। बस ठीक है। नाज़रीन गिरामी, हज का सीज़न 2026 इसकी तैयारियां जारी हैं। वज़रा और आला अहदेदारान की जानिब से इंतज़ामात के जायज़ों का भी सिलसिला जारी है। हर महकमा अपनी ज़िम्मेदारियां बहुस्न खूबी निभाने के दावे किए जा रहे हैं। हज सीज़न की तैयारियों के हवाले से वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजिल और उनकी एक टीम की इस वक्त एक वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में, सेहत के इदारों में दौरे कर रहे हैं और आज़मीन को फ़राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात का जायज़ा भी ले रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सेहत ने अपने वफ़द के हमरा मक्का मुकर्रमा के मरकज़ी इलाक़े में अजियात और अल-जवार हॉस्पिटल के अलावा हरमैन शरीफैन की देखभाल के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया था और इस सिलसिले में उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन के महसूर इलाक़े गाज़ा में जहाँ हर तरफ तबाही, महरूमी, इंसानी बहरान के साए गहरे हैं, वहीं ज़िंदगी, उम्मीद और ख़ुशी की एक शानदार मिसाल भी सामने आई है। कुछ तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो रही थी देर अल बलाह से ताल्लुक़ वाली, जिसको आप जानते होंगे, आपने सोशल मीडिया में देखा है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। 300 फ़िलिस्तीनी जोड़ों की इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया गया था, जिसने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जुल्म बर्बरियत भी अहले गाज़ा के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकती। ये पुरवकार तकरीब मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से अल-फ़ारस अश-शहीम इक़दाम के तहत 24 अप्रैल 2026 को मुनक़िद हुई, जिसका मकसद जंग से मुतासिरा और माली मुश्किलात का शिकार नौजवानों को नई ज़िंदगी का आगाज़ करने में मदद फ़राहम करना था। तकरीब में शरीक दुल्हनों और दुल्हनों के चेहरों पर खुशी, उम्मीद और इत्मीनान नुमायाँ था।
उनका मानना था कि मौजूदा हालात में शादी जैसे अहम मरहले का मुमकिन होना किसी ख्वाब से कम नहीं। उन्होंने इस इक़दाम को न सिर्फ माली सहारा बल्कि हौसला अफजाई नई उम्मीद का ज़रिया भी करार दिया। इज्तिमाई शादी दरअसल इस बात का अमली सबूत है कि गाज़ा के अवाम तमाम तर सहयूनी मजालिम, तबाही और गैर इंसानी हालात के बावजूद ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अज़्म से सरशार हैं। मुसलसल बमबारी, बेघरी, खुराक की किल्लत, तिब्बी सहूलियात की कमी के बावजूद उनके चेहरों की मुस्कुराहट मांद नहीं पड़ी। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीब का मकसद फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ एकजहती का इजहार, उन्हें अमली मदद फराहम करना है। इससे कबल भी इसी नौइयत की तकरीबात का इनेकाद किया जा चुका है, जिनमें दर्जनों जोड़ों को नई ज़िंदगी का आगाज़ करने का मौका मिला था। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब तबाहाल गाज़ा में भी वोट डालने के लिए क़तारें लगी हैं। जी हाँ, गुज़श्ता 3 बरसों से जंग का शिकार गाज़ा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इसराइली हमलों से मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले गाज़ा में ये मंज़र नुमाया है, जहाँ वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मगरबी किनारे और गाज़ा में जारी वोटिंग को क़ियादत की तब्दीली के नुक्ते नज़र से भी देखा जा रहा है। ख्याल किया जा रहा है कब यहाँ से हमास की वदाई हो सकती है। गाज़ा में गुज़श्ता 2 दहाइयों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। मगरबी किनारे में सड़कों, पानी और बिजली के मसाइल के तौर पर बताया जा रहा है, जबकि गाज़ा में हुकाम का कहना है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने तवील अरसे के बाद इंतखाबात कराए हैं। यहाँ बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ भी इलेक्शन कराने के मशवरे दे रही थी। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से बल्कि गद्दारों की बात करते हैं, जो इस वक्त पूरे भारत में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में यूँ समझिए कि एक तूफ़ान है। राघव चड्ढा और उसके साथ जितने भी आम आदमी पार्टी के बागी अराकीन जिन्होंने छोड़कर चले गए, उनकी मीम्स बन रहे हैं। AI जनरेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें बन रही हैं। इनको नमक हराम कहा जा रहा है, इनको गद्दार कहा जा रहा है, इनको जो है इस वक्त पूरे भारत के आम लोगों को धोखा देने वाले गद्दार और मुनाफिकों की सफ़ों में शामिल किया जा रहा है। जितने भी इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं सोशल मीडिया में, इनके लिए इस्तेमाल करते हुए इनको उनकी औकात दिखाने की कोशिश की जा रही है। उधर 24 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख लोगों ने राघव चड्ढा को जो है वो अनफॉलो कर दिया, यानी फॉलोवर्स नाराज़ हुए और उनको फॉलो करना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को और उसके साथियों को पहचान दी, शनाख्त दी, सबसे यंगेस्ट माने जाने वाले राज्यसभा के मेंबर बनाए गए, यहाँ तक कि जो कुछ दिन पहले बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते थे और उन्हीं के बयान के मुताबिक जो है ये कहते थे कि अभी तक पूरे दुनिया में ऐसी करेंसी बनी नहीं जो राघव चड्ढा को ख़रीदे, वो दूसरों के ग़ुलाम बन चुके हैं। और ऐसे ग़ुलाम जिनके बारे में यहाँ तक कहा जाने लगा है कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल पर जब ईडी मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात के ज़रिए से कर रहे थे, इन्होंने बहाना बनाकर लंदन चले गए और वहाँ कई हफ्तों तक रहे। वापस आए तो अरविंद केजरीवाल पर होने वाली उस कार्रवाई को लेकर के एक लफ्ज़ तक नहीं बोले। उसी वक्त से शक की सुई उनकी जानिब घूमने लगी थी कि ये आम आदमी पार्टी में रह कर के अंदरूनी खबरें सामने वाले लोगों को और अपोजिशन को फैला रहे थे और लोगों में एक किस्म का माहौल बनाए रखने के लिए बीजेपी को और बीजेपी के लीडरान को ही तनकीद किया करते थे मीडिया में। यानी साफ और वाज़ेह है कि ये सारा का सारा जो है ये वेट एंड वॉच का मामला था कि हम जब कहें आपको पार्टी छोड़ना है, अब जब तक कहें उस वक्त आपके पार्टी के अंदर रहना है, अब जब कहें कि बीजेपी के ऊपर तनकीद करो तो आपको तनकीद करना है, हम जब कहें कि इस वक्त खामोश हो जाओ, लंदन चले जाओ तो लंदन चले जाना है। राघव चड्ढा की इस किरदार को
देखने के बाद और आम आदमी पार्टी से जुड़े इन तमाम चेहरों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का हर आम आदमी किस तरह से ठगा जा रहा है इन लोगों की वजह से, जो लोगों को धोखा देते हैं सेकुलर के नाम पर, जो लोगों को धोखा देते हैं आम आदमी के नाम पर, जो लोगों को धोखा देते हैं उनके मसाइल बयान करके, जो आम लोगों को धोखा देते हैं कहते हुए कि वो आम लोगों के लिए जो है सियासत में आए हुए हैं, जो गरीब का मजाक उड़ाते हैं, कई कई महीनों तक उनके बारे में बोलते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके मसाइल को लाते हैं और अचानक इस कदर बड़ा धक्का और धोखा और झटका दे जाते हैं कि हर आदमी इनके लिए बद्दुआएं देने लगता है, उनसे नफरत करने लगता है। आज पूरे भारत में यही सूरत हाल है। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर अब इतने लीडर जितने दीगर पार्टियों से शामिल हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कि इतने बड़े बड़े लीडरान को खुद बीजेपी पैदा करने के लिए कई सालों लग जाते। बीजेपी इस वक्त खुद मेहनत नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को कितने लोग नफरत की निगाह से देखते हैं, उसकी सोच से जो है इख्तिलाफ रखते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेकुलर का चेहरा बनाने वाले चेहरों को मुख्तलिफ सेकुलर पार्टियों में रखो, उनको मशहूर होने दो, मशहूर होने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करने दो। जब वो मशहूर होने लगे तो फिर अचानक उनका लगाम थाम लो और अपनी जानिब खींच लो। जाहिर सी बात है कि मेहनत कोई और करता है और खाता कोई और है। बीजेपी की इस वक्त यही सूरत हाल है। मिन जुमला तौर पर इस वक्त बीजेपी में मौजूद बड़े बड़े सीनियर लीडरान को छोड़ करके जो बुनियादी तौर पर थे या आरएसएस से जुड़ करके बीजेपी से जुड़ गए थे, उनको छोड़ करके दीगर चेहरों को देखा जाए तो सब के सब या तो उसका वाबस्तगी कांग्रेस से थी या फिर दीगर जो है अहम तरीन मकामी पार्टियों से थी। महाराष्ट्र की हिस्ट्री उठा लीजिएगा, कर्नाटक में जेडीएस की हिस्ट्री उठा लीजिएगा, आप बिहार की हिस्ट्री उठा लीजिएगा, और अगर आप यूपी में जाएंगे तो मायावती के सिलसिले में जो गुफ्तगू करनी है आप कर लीजिए। ऐसी कितनी मिसालें आप लोगों के सामने दें जिनके बड़े बड़े लीडरान ने बीजेपी का दामन थामा और फिर वो तारीख में गुम हो गए। ऐसा नहीं कि वो उनके साथ जुड़ गए तो उनको कोई अहदे मिले भी तो कुछ महीनों के लिए और फिर उसके बाद उनकी सियासी कैरियर पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए ताज़ा मिसाल अगर हमको देखना है तो बिहार के नीतीश कुमार का है। सिटिंग सीएम को उठा करके दिल्ली के किसी बंगले में उनकी सियासत को गाड़ दिया गया है। ऐसा ही होता है। ये लोग अब खुश हो रहे होंगे कि इन्होंने जो काले करतूत किए थे, ईडी से बच गए हैं, सीबीआई से बच गए हैं, इनको ब्लैकमेल किया गया है या नहीं किया गया, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये पहले से बीजेपी के मोहरे थे और अंदरून रह करके बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, सोच आज के सियासत में कुछ भी जो है कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में अब आम आदमी पार्टी को हो या इसके साथ जितने भी सेकुलर पार्टियां कहलाई जा रही हैं, उस पर एक आम आदमी किस तरह से यकीन करेगा, और यकीन करेगा भी तो किस पर करेगा। राघव चड्ढा जैसा आदमी जो बीजेपी पर सबसे ज्यादा, बल्कि बीजेपी ने इस पर यकीन कैसे कर लिया ये समझ में नहीं आता है। सुबह से शाम तक बीजेपी पर तनकीद करने वाला शख्स एक ही वक्त में बदल जाता है तो कल को वो नहीं बदलेगा, आपको छोड़कर कि कहीं और नहीं जाएगा, कैसे नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए नाज़रीन गिरामी मुख्तलिफ लीडरान ने जो बयानात जारी किए हैं, और जाहिर सी बात है आपने देखे होंगे, सारा मीडिया इस वक्त इसे पड़ा हुआ है, अलग अलग लोगों से आ रहा हो, मशवरे ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडरान, कांग्रेस के लीडरान, इन दो ये लोग खुद क्या बीजेपी के सिलसिले में कह रहे थे। ये औरत, जिस औरत को देखा है मालीवाल, स्वाति मालीवाल, इसने एक बीजेपी लीडर जिस पर रेप का इल्ज़ाम लगा, तो उस वक्त उस रेपिस्ट को क्या कह रही थी और किस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रही थी। आज खुद उसी पार्टी में उसी के साथ बैठेगी, चेयर शेयर करेगी, तो इसके अंदर की इंसानियत किस तरह से उसकी गवाही दे सकती है, ये बात कहकर के इसको शेयर किया गया है। एक शख्स इस वक्त बीजेपी को ये जो खरीदने की बात कर रहा था कि कुछ करेंसी नहीं बनी, फलाएं फलाएं, उसका ज़मीर कैसे गवारा करेगा। लोग कितने जो है इस वक्त इनके खिलाफ गुस्से में हैं, उनके घरों पर गद्दार लिखा जा रहा है,
और कैसे कैसी चीज़ें, कैसे कैसे नारे इनके घरों पर लिखे जा रहे हैं पंजाब में, आप खुद जो है देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है नाज़िर गिरामी, आपने पार्टी को धोखा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी को पैदा करने वाले ही आम आदमी थे। आम लोगों ने, ठेले चलाने वालों ने, गरीब, छोटी मोटी मजदूरी करने वाले, और इस शख्स को देख रहे हैं अन्ना हजारे। बदउनवानी के खिलाफ उस वक्त मरकजी हुकूमत कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले इन्होंने एहतिजाज दर्ज किया। शायद आप में से हजारों अफराद ऐसे होंगे जिन्होंने इनकी टोपी पहन करके इनके आंदोलन में शरीक हुए। भारत का कोई भी खित्ता, कोई भी गली, कोई भी एक छोटा सा छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं था जो अन्ना हजारे का उस वक्त नाम नहीं जानता हो। 24 घंटे, कई कई महीने तक मीडिया ने अन्ना हजारे को इस कदर जो है तरजीह दी और इस कदर इनको मीडिया कवरेज मिली कि जब दिल्ली गए और वहां पर जो है आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, तो उस वक्त इनके साथ बैठने वाले अरविंद केजरीवाल ने इनसे अलग होकर के जो पार्टी बनाई वही आम आदमी पार्टी थी। आज उनके साथ जुड़े हुए अफराद आम आदमी पार्टी को धोखा दे करके जब निकल गए हैं तो ये क्या कह रहे हैं, जबकि इन पर इल्ज़ाम है कि इन पर बीजेपी ने फंडिंग की थी उस वक्त की मरकजी हुकूमत कांग्रेस को गिराने के लिए, जो कुछ भी है। लेकिन हकीकत यही है। गद्दार कौन है, अपना कौन है, किस पर एतबार किया जाए। कांग्रेस के कितने लीडरान बीजेपी को थाम लिया, कितने दीगर सेकुलर पार्टियों को ठग लिया। कब तक आम आदमी जो है ठगता रहेगा भारत में। इन जो है मुख्तलिफ किस्म की ज़हनियत रखने वाले सियासत में आते हैं, बदउनवानी करते हैं, अपने महल्लात बनाते हैं, फिर बीजेपी आती है, ईडी भेजती है, सीबीआई को भेजती है, उनसे डर जाती है और फिर जो है उनके साथ समझौता कर लेती है और अपने ईमान और धर्म का सौदा करते हैं। यही हकीकत है। इन लीडरान को सुनिए। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि बृजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। 1 महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो। पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है बृजभूषण के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बृजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर करे। तो मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि जब उन्हें पता था कि बृजभूषण ने लड़कियों के साथ यौन शोषण कराए तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। और दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि बृजभूषण उनका ही एमपी है, उनका ही सांसद है। मैं ये जानना चाहती हूं कि कब तक बृजभूषण जैसे गुंडे को केंद्र सरकार संरक्षण देगी और बचाएगी। क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है। ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जिस आदमी की जगह जेल है, अब वो संसद में बैठकर देश के कानून बनाएगा। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या इसी तरीके से बेटी बचाई जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है,
वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है। दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार, जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। पक्षवार पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्षवार पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्षवार पार्टी? हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्षवार पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है।
राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि उनको पक्ष में बात करने के लिए दबाव दिया जाता था, इसलिए उन्होंने उधर ज्वाइन किया है। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। अब ये आया राम गया राम का सिलसिला कब नहीं चला, और मैं दूसरों की क्या बात करूं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो इस बात का शिकार रही है कई बार। 1984 में जब मेरे वालिद साहब की हुकूमत उस वक्त गिराई गई, कई सारे हमारे एमएलए खरीदे गए, तो ये पहली मर्तबा नहीं है। हुकूमत, जो तंजीम अपने आप को हुकूमत में पाती हैं, बीच बीच में बदकिस्मती से ये चीजें हो जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी, मैं अपनी जगह ये कहूं कि ठीक है ये लोग चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को फौरी तौर इसका थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन आप खुद देखिए साहब, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीट खुद जीत सके, एक भी नहीं। ये सारे जो हैं राज्यसभा के जरिए पैराशूट होके आए हैं। मुझे नहीं लगता है इनमें से एक भी अपनी ताकत पे पंचायत इलेक्शन जीतने के पोजीशन में हो। तो ठीक है, आज हवा बनी, थोड़ी सी खबर बनी, ये लोग चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके आने से बीजेपी को जमीनी सतह पे 10 वोट का फायदा होगा। कोई इम्पैक्ट आपको पंजाब की राजनीति में नेशनल? अगर ये लोग इतने मजबूत होते तो ये एमएलए होते, लोकसभा के मेंबर होते, राज्यसभा में ये गए। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त उनको क्यों बिठाया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से एक भी जो है जमीनी सतह पे 10 वोट जो है बीजेपी को दिलवा सकता है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात भी कर ली, किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया और पंजाब अब गद्दारों को माफ नहीं करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो बीजेपी की बी टीम बनकर ही हुआ था और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आज अगर इनकी राज्यसभा की जो 2/3 टीम है अगर भाजपा में शामिल हो गई है या मर्ज हो गई है, तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहली बात ये, अगर आपने देखा होगा पिछले इतने वर्षों में, तो चाहे आप दिल्ली ले लें, पंजाब ले लें, गुजरात ले लें, गोवा, हिमाचल, हरियाणा, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई है वहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा किया है। तो आज मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो हुआ, ये अरविंद केजरीवाल जी जो थे, जो बिल्कुल वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। सुनने में आया कि आज उन्हें टाइप 7 का बंगला भी मिला है। तो जितना उन्होंने वीआईपी कल्चर के खिलाफ बात करी, सबसे बड़े वीआईपी तो आज वही बनकर बैठे हैं। और आज जो हुआ ये कोई आश्चर्यजनक या कोई हैरानी वाला परिणाम नहीं है, ये इनकी नीतियों का फल इन्हें मिला है। मनीष सिसोदिया मैम, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ, इससे पहले अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ऑपरेशन लोटस उन्होंने किया, इससे पहले उन्होंने शरद पवार की पार्टी के साथ ऐसा किया, उनकी तरफ से ये लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जो है बयान आ रहे हैं, संजय सिंह के बयान आ रहे हैं। मैं बार बार वही पूछ रहा हूं कि अब फ्यूचर आम आदमी पार्टी का क्या आपको नजर आता है? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जहां उन्होंने शुरुआत की, क्या आपको लगता है कि वो फिर रिवाइव करेंगे नए नेताओं को साथ लाकर, साथ मिलकर? देखिए, कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बयानबाजी तो सभी कर रहे हैं, पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे खतरे की घंटी मंडरा रही है, आपने पिछले 1-2 वर्षों में देखा, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद बीजेपी में शामिल हो जाए खुल के। मैम, दिल्ली के अंदर एक घटना सामने आई, IRS की हत्या हुई, दुष्कर्म हुआ, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बड़ी समस्या है। एक तरफ सरकार जो है विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। अभी हमने हाल ही में विमेन रिजर्वेशन पे डिबेट देखा सदन में, पर महिला सुरक्षा को लेकर ज्यादा चर्चा और डिबेट क्यों नहीं हो पा रही है? हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम देखेंगे तो हमारी अगर हमारे देश का जो अगर
कैपिटल है, ये यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमने देखा है, आप लोगों ने निर्भया के समय देखा था किस तरीके से जनता सड़क पे उतरी थी। आज रोज हम कोई ना कोई बड़ा हादसा सुनते जा रहे हैं। जिस तरीके से ये हुआ एक पॉश कॉलोनी में एक IRS ऑफिसर की बेटी के साथ, ये आई थिंक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे गृह मंत्रालय का कि दिल्ली जैसी जगह में भी हम महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के कार्यक्रम, देखिए ये जो कल हुआ है राज्यसभा में 7 सांसद राज्यसभा से, खास करके वो सांसद है पंजाब से, पंजाब विधानसभा से वो राज्यसभा में आ गए। राघव चड्ढा है उसमें, संदीप मित्तल है, संदीप पाठक है, और भी नाम है कुछ। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो सबको मालूम है। उनकी राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज, लज्जा नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं राघव चड्ढा जैसे, जो हमारे मित्र भी रहे, कल तक राघव जी खुलेआम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए, भ्रष्ट लोगों की पार्टी में चले गए। मुझे अफसोस था जब संदीप मित्तल जी को राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी का उपनेता बनाया राज्यसभा में, तब वो बहुत खुश थे, खुश दिखते थे। अचानक उनके संस्थान के ऊपर ईडी की रेड्स हो गई, धुआंधार रेड चली 2-3 दिन। अब संदीप मित्तल भी डर के मारे बीजेपी में चले गए। क्या कर सकते आप इस राजनीति को? क्या है भारतीय जनता पार्टी? महाभारत में एक राक्षस है, उसका नाम है बकासुर। उनकी जो भूख है कभी मिटती ही नहीं, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। बकासुर नाम का एक पात्र है जो राक्षस है। ये बकासुरों की पार्टी बन गई है, कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे लोगों को आपने, बीजेपी ने आपके ये सांसदों के ऊपर भी क्या क्या टिप्पणी की है। हाँ? आप ढोंगी है, आप ये है, आप वो। अब आपके वॉशिंग मशीन में आने से ये सब धुल जाएगी, जैसे हमारे पार्टी का हो गया, एनसीपी का हो गया, और पार्टी का हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है कि भारत एक नरक राष्ट्र है, नरक क्या है ये बीजेपी बार बार दिखा रही है। ये नरक है, हमने इस देश को नरक बनाया है, राजनीति का, सामाजिक क्षेत्र का। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार सच बोल रहा था कि भारत को ये लोगों ने नरक बनाया है। और उस नरक वाली पार्टी में राघव चड्ढा जैसे 7 लोग चले गए। हमें उसका कोई दुख नहीं है, उनको जल्दी पता चलेगा नरक में क्या है। सर, आप बोले कि कई बार सवाल उठाए हैं एजेंसीज पे और बाकी के, जिस तरह से बीजेपी राजनीति करती है, आप पे भी इसी तरह से कोशिश की गई थी? नहीं, हमारे ऊपर कोशिश की गई है, हमने नहीं मानी उनकी बात। हमने एक लेटर लिखा वेंकैया नायडू को उस वक्त कि मेरे पे दबाव है पार्टी छोड़ने के लिए, उस वक्त जब सरकार बंद रही थी। जब मुझे अरेस्ट किया तब भी दबाव था, उससे पहले, कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने मेरी पार्टी से बेईमानी नहीं की, न करूंगा, और हमने जेल जाना पसंद किया। ये लोग इसलिए डरते हैं कि उनके पास
ज्यादा संपत्ति हो गई है। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा पैसा हो गया है, स्टेट हो गई है, वो लोग डरते हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये लोग तो सब व्हाइट कॉलर लोग हैं, हम सड़क के लोग हैं, हमारे क्या उखाड़ेंगे, वापस जेल में डालना है तो डाल दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन ये ठीक नहीं है देश के लिए। देश में गंदगी ज्यादा फैला रहे हैं और हमारा चुनाव आयोग एक कचरे का डिब्बा बन गया है। तो विपक्ष कमजोर हो रहा है? नहीं, विपक्ष कभी कमजोर नहीं होगा। ये जो 6-7 लोग चले गए हैं, ये कोई पब्लिक फिगर नहीं है, ये सोशल मीडिया के पेज 3 के नेता है मैक्सिमम उनमें से। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता आप पार्टी के और एक सांसद है, वो संत है, उसका नाम मैं अभी याद आता है, आप पंजाब से आए, वो संत है, वो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संत है, और हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके ऊपर भी दबाव डाला कि आप भी उनके साथ पार्टी छोड़िए, लेकिन उस सांसद साहब ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दी। नहीं, जिस पार्टी के साथ मैं आया हूं उस पार्टी के साथ ही मैं रहूंगा। ऐसे भी लोग राजनीति में और पार्लियामेंट में है, तो डरने की बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि इस प्रकार की गंदगी और किसी पार्टी से बीजेपी में जाती है तो बीजेपी का जो डंपिंग ग्राउंड हो गया है वो डंपिंग ग्राउंड होने दो। तो पंजाब में जो विधायक है उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबको तोड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी को। मैंने कहा वो बकासुर है, बकासुर ने जो पुनर्जन्म लिया है बकासुर ने, वो पुनर्जन्म का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसको खाओ, उसको तोड़ो, उसको अंदर डाल दो, ये चलता रहेगा उनका, लेकिन बकासुर का भी अंत हो गया।